क्वेश्चन इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना, मतलब रूट में आंसर नहीं आएगा, ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो एक लाइन दी है हमें, ठीक है, ये जो लाइन है x प्लस 1/3 इक्वल टू वाई प्लस 3/5 इक्वल टू z प्लस 5/7 इज इक्वल टू लेमडा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये लाइन आ गई एक, और दूसरा बोला है कि ये जो पॉइंट है इसकी इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है हमें, मतलब पॉइंट P की A पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है इस डायरेक्शन में, i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। तो हमें बेसिकली PA हमारा आंसर होगा, PA, और ये डायरेक्शन है 3i प्लस 5j प्लस 7k कैप। चलिए, तो हम पहले क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ PA लाइन लिख लेते हैं। PA लाइन की इक्वेशन आएगी x माइनस 15/7 अपॉन 1, उसका डायरेक्शन रेशियो नीचे, y माइनस 32/7 अपॉन 4 इज इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू म्यू मान लेते हैं। तो इस लाइन पे जनरल पॉइंट अगर हम लिखें तो वो आएगा म्यू प्लस 15/7, इक्वेट करेंगे तीनों पार्ट को अलग अलग, कॉमा y कोऑर्डिनेट आएगा 4 म्यू प्लस 32/7 और z कोऑर्डिनेट आएगा 7 म्यू प्लस 7, ठीक है। और जो हमारी दूसरी लाइन है दैट इज x प्लस 1/3 इज इक्वल टू वाई प्लस 3/5 इज इक्वल टू z प्लस 5/7 इज इक्वल टू लेमडा। अगर इस पर हम जनरल पॉइंट लेंगे तो वो आएगा 3 लेमडा माइनस 1, 5 लेमडा माइनस 3, कॉमा 7 लेमडा माइनस 5। अब एक काम करते हैं, दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट हो रही वो पॉइंट निकाल लेते हैं, तो हमें A पॉइंट मिल जाएगा और P पॉइंट हमें पता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस लिख देंगे इजीली, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स इक्वेट करना पड़ेंगे। तो x कोऑर्डिनेट इक्वेट करते हैं दोनों के z कोऑर्डिनेट इक्वेट कर देते हैं। z कोऑर्डिनेट थोड़े सिंपल लग रहे हैं, हमें कोई दो कोऑर्डिनेट इक्वेट करना है म्यू और लेमडा निकालने के लिए, दो वेरिएबल। यहाँ से देखो, यहाँ से आ रहा है 3 लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू 15 प्लस 7 22/7। यहाँ से आ रहा है लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू 12/5, मतलब 7 और 5 12/7, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को जमा लिया हमने, अब एक के नीचे एक लिख लेते हैं। तो ये आएगा लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू 12/7। एलिमिनेशन करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस प्लस माइनस, यहाँ से आ गया 2 लेमडा इज इक्वल टू 10/7। दिस इम्प्लाइज दैट लेमडा इज इक्वल टू 5/7। तो इस लेमडा की वैल्यू को ऊपर रख दें, तो 5/7 माइनस म्यू इज इक्वल टू 12/7, तो म्यू आ गया -1। तो म्यू -1 है और लेमडा 5/7 है, तो म्यू रख कर हम b के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं फटाफट, लेमडा रख के भी निकाल सकते हैं। तो म्यू को अगर रख दें हम तो b के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ये b या a नाम रखा है हमने पॉइंट का, तो a के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे म्यू प्लस 15/7, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है म्यू प्लस 15/7, तो 15/7 माइनस 1, कॉमा 4 म्यू प्लस 32/7 दैट इज 32/7 माइनस 4 म्यू, मतलब 4 म्यू -1 है, और 7 म्यू प्लस 7, तो ये तो 0 हो जाएगा, म्यू -1 है। तो यहाँ से a के कोऑर्डिनेट्स आ गए 15 में 7 गए 8, 8/7 और 4/7 एंड 0, और p के कोऑर्डिनेट्स थे 15/7 कॉमा 22/7 कॉमा 7। एक बार चेक कर लें, p के कोऑर्डिनेट्स 15/7 32/7, ठीक है, 32/7 था और 7, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट इज 32/7। अब हमें ये PA डिस्टेंस लिखना है और हमसे डिस्टेंस का स्क्वायर पूछा है, तो डिस्टेंस फार्मूले से देखो 15/7 माइनस 8/7 दैट इज 7/7, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 32/7 माइनस 4/7, तो 28/7, 28/7 इज 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 16 प्लस 49, 49 और एक 50, 10 60 66, तो 66 करेक्ट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकालते ही हैं। देखिए ये जो PM डिस्टेंस है ये हम निकालना सीखते हैं क्लास में भी,
अलोंग अ वेक्टर भी हम सीखते हैं, ये थोड़ा सा आपको हो सकता है अजीब लगे कि अलोंग अ वेक्टर, तो उस केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहिए। 2D ज्योमेट्री में भी क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट की इस लाइन से पैरेलल टू दिस लाइन डिस्टेंस निकालो, तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज लेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ 3 consecutive terms tr, tr plus 1 and tr plus 2 in expansion of a plus b की पावर 12 b in gp, इसकी जो 3 consecutive terms के कोएफिशिएंट्स हैं वो gp में, टर्म्स नहीं कोएफिशिएंट। लेट p बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, यहाँ से हम r की वैल्यूज निकालेंगे, जितनी वैल्यूज आई वो p है, 5 वैल्यू आई तो p 5 हो जाएगा। लेट q बी द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स, अच्छा दो तरह के क्वेश्चन मिक्स किए हैं। लेट q बी द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स, इसमें कितनी रेशनल टर्म्स होंगी वो भी हम अभी जोड़ लेंगे, वो q है, p प्लस q पूछा है। चलिए पहले इसकी टर्म्स लिखते हैं। अगर इनके कोफिशिएंट्स gp में है तो कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, टी आर नंबर की टर्म तो वो आएगी 12CR-1, ठीक है। ए की पावर समथिंग, बी की पावर समथिंग, पावर नहीं लिख रहे हैं हम क्योंकि कोफिशिएंट्स जीपी में TR+1 ये आएगा 12CR, ए की कुछ पावर आएगी और बी की पावर आर आएगी, और TR+2 तो ये आ जाएगा 12CR+1, ए की कुछ पावर और बी की कुछ पावर। तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये जीपी में है, तो हम ऐसा लिख दें 12CR-1, 12CR एंड 12CR+1 दे आर इन जीपी। तो जीपी में है तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, कॉमन रेशियो होता है तो रेशियो इक्वेट कर दिया। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बाइनोमियल में NCR अपॉन NCR-1, तो ये आपको मैंने क्या सिखाया था कि जो दूर वाले हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दो अपॉन R, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिवाइड में ये लिखते हैं, ऐसे ही हमने याद रखा था। तो यहाँ से आ गया N-R+1 अपॉन R। तो यहाँ अगर अप्लाई कर दें तो 12 माइनस दूर वालों को सब्ट्रैक्ट करके न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में लिख दो, और दूर वालों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और नीचे लिख देंगे R+1। तो इसको सॉल्व करें तो 13 माइनस R इंटू R+1 इज इक्वल टू R इंटू 12 माइनस R, तो ये आएगा 13R प्लस 13 माइनस R² माइनस R इज इक्वल टू 12R माइनस R²। यहाँ से देखिए R² कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 12R प्लस 13 इक्वल टू 12R, R भी कैंसिल हो रहा है यार, यहाँ से आ गया 13 इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तीन टर्म्स जीपी में आ जाए उनके कोफिशिएंट्स। तो P आ गया 0, P जो था वो था नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ R, तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ R 0 है। R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू 0 नहीं है, R की कितनी वैल्यू है तो एक भी नहीं मिली हमें, तो वो 0 आया है। अभी देखो P आया है, अभी Q निकालना है, लेंदी क्वेश्चन है। लेट Q बी द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स, इसमें देखो ये ऐसा लिखा हुआ है 3 यहाँ छोटा 4 प्लस यहाँ 4 छोटा 3 क्यूब रूट और इसकी पावर 12, ठीक है। रेशनल टर्म्स के लिए इसकी जनरल टर्म लिख लें, जनरल टर्म आएगी 12CR 3 की पावर 12 माइनस R अपॉन 4 और 4 की पावर R/3। 12CR पहले की पावर n माइनस R, दूसरे की पावर R। अब जब भी रेशनल टर्म्स लिखते हैं तो हम हमेशा इनको प्राइम बनाने के बाद सॉल्व करते हैं, ये बात हुई है हमारी। तो मैं इसको 12CR 3 की पावर 12 माइनस R/4 हमेशा प्राइम बनाना चाहिए। हो सकता है आज इस क्वेश्चन में फ़र्क ना पड़े, पर इन जनरल गलती हो जाती है फिर कई बार। अब चलिए रेशनल टर्म्स के लिए रेडिकल पावर्स नहीं होना चाहिए, तो जो 12 माइनस R/4 है ये इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और 2R/3 ये भी इंटीजर होना चाहिए। ये कब कब इंटीजर होगा, जब R होगा 0, 3, 6, 9 एंड 12। ये कब इंटीजर होगा, R 0 रखेंगे तो 12/4 3, फिर R को रखेंगे 4, ठीक है, 4 की टेबल 8 एंड 12। तो R की दो वैल्यूज़ मिली जिसके लिए दोनों रेडिकल पावर्स हटेंगी, तो R या तो 0 होगा या 12 होगा। अब देखो R 0 हुआ
ठीक है, क्यू क्या है, क्यू नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स नहीं है, क्यू है सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स, उन रेशनल टर्म्स का सम है। तो हमें टर्म्स लिख के सम निकालना पड़ेगा। तो आर जीरो है तो फर्स्ट टर्म होगी, तो हमें बेसिकली फर्स्ट टर्म और 13th टर्म का सम निकालना है। तो 12C0, इस जनरल टर्म में आर को जीरो रख दें अब और 12 रख दें। 12C0 3 की पावर 12 माइनस जीरो अपॉन 4, तो 3, 4 की पावर 0 प्लस 12C12 3 की पावर 0 और 4 की पावर 4। ठीक है, जब 12 रखेंगे तो 12C0 1 होता है, यह आ गया 27 प्लस 12C12 1 होता है, 3 की पावर 0 1 है, 4 की पावर 4 मतलब 16 का स्क्वायर दैट इज 256। ठीक है, 4 स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 7 और 6 13, 3 कैरी 1 5 6 7 8 और 2 283। तो 283 ऑप्शन में है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये बड़ा मज़ेदार सवाल है। ठीक है, तो जो हमने ये सम निकाला यही क्यू है। तो रेशनल टर्म्स का सम पूछा था और आर की नंबर ऑफ वैल्यूज़ पूछी थी, वो पी था, उन दोनों को ऐड किया तो 283 आ रहा है। थोड़ा सा लेंदी सवाल है, पर आप खुद सॉल्व करेंगे तो इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपको समझाता हूँ तो फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है, आप खुद करेंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता जब खुद सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो क्वेश्चन इज ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और पी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, और पहले भी देखो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, पी ए पी ट्रांसपोज और ये सारी बातें। तो पहले आप पी को देखो, पी मैट्रिक्स को देख के आपको समझ आना चाहिए कि जो पी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये पी इंटू पी ट्रांसपोज आई आता है। इसमें चेक कर लेते हैं एक बार, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया पी। अब उसका ट्रांसपोज लिखें तो ये आता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ट्रांसपोज लिख दिया, रो को कॉलम बना दिया, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, ये ट्रांसपोज निकालेंगे इसका और मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0, ये 0 और ये भी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1। तो जब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला तो वो आ रहा है 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एक और मैट्रिक्स है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसका ट्रांसपोज ये दोनों पी इंटू पी ट्रांसपोज आई आता है। इसको देख के ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए पी पी ट्रांसपोज आई होगा। तो हमें पता चला पी इंटू पी ट्रांसपोज वो होगा आई। अब आगे लिखते हैं, जो बी है वो है पी ए पी ट्रांसपोज। ठीक है, और जो सी है पी ट्रांसपोज इंटू बी की पावर 10। तो देखो बी को 10 बार लिख रहा हूँ, पी ए पी ट्रांसपोज, ऐसे लिखते रहेंगे, 10 बार लिखेंगे थोड़ी सही में, पी ए पी ट्रांसपोज और लास्ट में फिर से पी। ठीक है, ये 10 बार हमने बीच में बी लिख दिया है। अब देखिएगा, अब जब ये लिखा तो ये P इंटू पी ट्रांसपोज आई, P इंटू पी ट्रांसपोज आई, P इंटू पी ट्रांसपोज आई और P इंटू पी ट्रांसपोज आई। तो ये बन जाएगा आई ए। तो आई से किसी का मल्टीप्लाई करें वही आ जाएगा, तो A ही 10 बार आ जाएगा। तो जो C मैट्रिक्स है वो है A की पावर 10। ठीक है, अब हमें A जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसकी पावर 10 निकालना होगी। तो A मैट्रिक्स कैसा दिया हुआ है, देखो A दिया हुआ है 1/√2 -2 0 1, इसकी हम बड़ी पावर निकालेंगे तो एक पैटर्न बनेगा ऑब्वियसली। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में और क्या कहा है। हमसे बोला है जो C मैट्रिक्स है, द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ C इज m/n GCD1 m+n। हमें C के डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकालना है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब हम इसकी पावर 10 अभी निकालेंगे तो हमारा फोकस डायगोनल एलिमेंट्स पे ज़्यादा है, क्योंकि हमें उन्हीं का सम निकालना है, दूसरा एलिमेंट हम ना भी लिखें तो चलेगा। तो देखिए ए स्क्वायर निकालते पहले, और ये 1/√2 इसको एक सेकंड के लिए ऐसा लिख लें AB01। ठीक है, कौन 1/√2 -2 लिखेगा बार बार। तो ये आ गया AB01, इसमें आप फिर से ए का मल्टीप्लाई करो AB01। अगर ये मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी इंटू 0 ए स्क्वायर। देखो पैटर्न बन रहा है, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर आ रहा है, फिर ए बी प्लस बी
ठीक है, इससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें डायगोनल एलिमेंट चाहिए। फिर आ रहा है 0 1, नीचे वाला देखो 0 1 ही बन रहा है। आप ए क्यूब निकालो तो ए क्यूब आएगा जो हमने ए स्क्वायर निकाला, उसमें एक बार और ए का इंटू कर देंगे तो देट विल बी ए बी 0 1। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन लिखें तो ये आ रहा है ए क्यूब, फिर से पैटर्न, और ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी 0 1। तो आप इसी तरह से मल्टीप्लाई करते रहोगे तो ए की पावर 10, मतलब हमें पैटर्न दिख रहा है वो आएगा ए की पावर 10 0 1 एंड समथिंग जो भी आए। अब हमसे बोला है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स सी में, और सी ही ए की पावर 10 था, तो सी के डायगोनल एलिमेंट्स का सम आएगा ए की पावर 10 प्लस 1। तो ए हमने 1/√2 लिया था, तो 1/√2 की पावर 10 प्लस 1। अब 1/√2 की पावर 10 तो देट विल बी 1/2 की पावर 5 32 प्लस 1, तो बेटा ये आ जाएगा 33/32। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ 66/64, लेकिन क्वेश्चन में देखो हमसे कहा है जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है एम और एन का, उस फ्रैक्शन में एम और एन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का वो 1 होना चाहिए। इसका मतलब मैं 1 से 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो मुझे 33 और 32 रखना चाहिए क्योंकि ये और कैंसिल नहीं हो रहे। तो m हो गया 33, n हो गया 32, हमसे m प्लस n पूछा है तो कितना आएगा 65। तो 65 इज़ द फाइनल आंसर। तो विच ऑप्शन? ऑप्शन 3। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है, मतलब कई बार ये PYQs में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इजी क्वेश्चन है।